50 साल के मुखिया भैरू सिंह ने जब अपनी 20 साल की नई नवेली दुल्हन बिंदिया को कमरे के बड़े से आईने में निहारते देखा तो जैसे आईने ने ही उनसे सवाल पूछ लिया, ये जोड़ी है या बाप बेटी की मजबूरी। बिंदिया अपनी रेशमी साड़ी के पल्लू को संवार रही थी। उसकी पतली कमर पर सोने की कमरबंद किसी सुनहरी लकीर सी चमक रही थी। भैरू सिन्हा अपनी भूरी होती मूंछों पर ताव देते हुए मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे, पर उनकी आंखों में अपनी उम्र का डर साफ दिखाई दे रहा था। बिंदिया की जवानी उन्हें अपनी ताकत भी लगती थी और अपनी सबसे बड़ी कमजोरी भी। वह जानते थे कि उन्होंने बिंदिया के गरीब परिवार को पैसा देकर उसे खरीदा है, पर उनका मर्दवादी गुरूर इस बात को मानने को तैयार नहीं था। वह उसका जिस्म ही नहीं, उसकी रूह भी जीतना चाहते थे। पर कैसे? ये सवाल उनके दिमाग में एक जहरीले कांटे की तरह चुभ रहा था और उसका कोई जवाब उनके पास नहीं था। अगले दिन मुखिया का रौब पूरे गांव पर बरस रहा था। अरे ओ हरिया, खेतों में पानी समय से क्यों नहीं पहुंचा? वो आंगन में खड़े होकर चिल्ला रहे थे। हर कोई उनके सामने सिर झुकाए खड़ा था। इस हवेली में उनकी ही चलती थी। उनके एक हुक्म पर पत्ते भी हिलते थे, लेकिन अंदर कमरे में बिंदिया एक पिंजरे में बंद मैना की तरह बेचैन थी। उसने खिड़की से बाहर झांका। दूर गांव के चौराहे पर बरगद के पेड़ के नीचे लगी भीड़ पर उसकी नजर पड़ी। वहाँ रमेश अपनी नाई की दुकान चलाता था। वो सिर्फ बाल नहीं काटता था, पूरे गांव की खबरें काटता और जोड़ता था। आज उसकी दुकान का विषय मुखिया जी की नई शादी ही थी। रमेश अपने ग्राहकों से हंस कर कह रहा था, मुखिया जी ने तो गंगा नहा ली, पर अब रोज डुबकी लगाने की हिम्मत कहाँ से लाएंगे। ये सुनकर सब जोर से ठहाका लगाते। बिंदिया के होठों पर भी एक शरारती मुस्कुराहट तैर गई। गांव के सरपंच की बेटी की शादी थी। पूरा गांव जश्न में डूबा था। अपनी शान दिखाने के लिए मुखिया जी भी बिंदिया को लेकर पहुँचे। बिंदिया ने समंदर जैसे हरे रंग की साड़ी पहनी थी और उसकी खूबसूरती देखकर लोगों की आंखें उसी पर टिक गईं। ये देखकर मुखिया जी का सीना गर्व से फूल गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, आज मैं बिंदिया को दिखाऊंगा कि इस बूढ़े शेर में अभी भी कितना दम है। ढोल बजते ही वो कूदकर नाचने वालों के बीच पहुंच गए। वो पूरी ताकत से नाचने की कोशिश कर रहे थे, पर उनका भारी शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था। 2 मिनट में ही उनकी सांसें फूल गई और वो पसीने से तरबतर होकर हांफने लगे। लोग मुस्कुराने लगे। तभी उनकी नजर बिंदिया पर पड़ी। वो भीड़ में खड़े रमेश को देख रही थी। दोनों की आंखों में एक शरारती चमक थी, एक खामोश तारीफ थी जो मुखिया जी के दिल में भाले की तरह चुभ गई। उनका सारा गुरूर एक पल में चकनाचूर हो गया। उस रात मुखिया भैरू सिन्हा को नींद नहीं आई। बिंदिया और रमेश का वो एक पल का नजरों का मिलना उनके दिमाग में घूमता रहा। उन्हें अपना हामफता हुआ, मजाक बनता हुआ चेहरा याद आकर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो हवेली के ठंडे फर्श पर बेचैनी से टहल रहे थे। उनकी सारी दौलत, सारा रौब आज उन्हें बेकार लग रहा था। क्या फायदा इस राज का जब रानी ही किसी और की तारीफ करे? उन्होंने खुद से पूछा। तभी उनका एक पुराना वफादार नौकर दबे पाव उनके पास आया। मालिक, सुना है गांव के बाहर जंगल में एक बड़े पहुँचे हुए तांत्रिक बाबा ने डेरा डाला है। कहते हैं उनके पास हर मर्ज की दवा है। मुखिया जी ने पहले तो उसे डांट दिया। मैं इन ढोंगियों पर यकीन नहीं करता, पर उनके दिल में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जल उठी थी। आधी रात को जब पूरा गांव सो रहा था, मुखिया भैरू सिंह ने अपनी शान और गुरूर की चादर उतार फेंकी और एक आम इंसान की तरह मुंह पर कपड़ा लपेटकर अंधेरे में उस तांत्रिक को ढूंढने निकल पड़े। जंगल के किनारे एक धुंधली सी आग के पास वो तांत्रिक बैठा था। उसकी लंबी दाढ़ी और भस्म से सना चेहरा डरावना था। उसने मुखिया को देखते ही पहचान लिया। आओ मुखिया जी, मैं जानता था तुम आओगे। तुम्हारे दिल की पीड़ा तुमसे पहले यहाँ पहुँच गई। मुखिया हैरान थे, पर उनकी हताशा ने शक को जगह नहीं दी। उन्होंने अपनी समस्या बताई। तांत्रिक रहस्यमयी तरीके से हंसा। उसने अपने झोले से एक छोटी सी शीशी निकाली, जिसमें एक सुनहरा तरल चमक रहा था। ये कोई मामूली दवा नहीं है, ये जीवन अमृत है, बाबा फुसफुसाया। इसकी कुछ बूंदें तुम्हारे अंदर सोते हुए शेर को जगा देंगी। औरतें तुम्हारे कदमों में बिछ जाएंगी। तुम्हारी बीवी तो तुम्हारी दीवानी हो जाएगी।
मुखिया की आंखों में एक मूर्खता भरी चमक तैर गई। उन्होंने अपनी सोने की मोटी चेन उतारकर बाबा के सामने रख दी। बाबा ने शीशी उनके कांपते हाथों में थमा दी। उस शीशी में उन्हें अपनी हारी हुई जवानी और बिंदिया का प्यार नजर आ रहा था। अगली सुबह मुखिया भैरू सिंह ने शीशी से 2 बूंदें पानी में मिलाकर पी लीं। दवा का असर हुआ हो या न हुआ हो, पर उनके दिमाग पर गहरा असर हुआ। उन्हें लगा जैसे उनके अंदर सच में कोई सोता हुआ शेर जाग गया है। वो सीना फुलाकर हवेली में घूमने लगे। उनकी चाल में एक अजीब सा अकड़पन आ गया था। उन्होंने बिंदिया को अपनी बाहों में भरने की कोशिश की, पर उनकी पकड़ में प्यार से ज्यादा दिखावा था। बिंदिया ने बड़ी मुश्किल से खुद को छुड़ाया। मुखिया जी ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, देखना बिंदिया, अब तुम मेरे असली रूप को देखोगी। बिंदिया ने बस सिर झुका लिया, पर उसकी आंखों में हंसी और तरस का मिलाजुला भाव था। मुखिया का ये नया, जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास उन्हें और भी हास्यास्पद बना रहा था। वो जितना उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करते, बिंदिया उतनी ही दूर होती जा रही थी। ये अजीब खेल अब शुरू हो चुका था। जहाँ हवेली के अंदर मुखिया जी अपनी नकली जवानी के नशे में चूर थे, वहीं हवेली के बाहर बिंदिया अपनी असली खुशी ढूंढ रही थी। अब वो किसी न किसी बहाने गांव के कुएं पर जाने लगी थी। ठीक उसी समय जब रमेश भी वहां आता था। उनकी मुलाकातें अब सिर्फ नजरों तक सीमित नहीं थीं। वो घूंघट की ओट में दबी आवाज में बातें करते। रमेश की बातें शहद जैसी मीठी थी और उसकी आंखों में बिंदिया के लिए सच्ची चाहत थी। एक दोपहर जब कुएं पर कोई नहीं था, रमेश ने हिम्मत करके बिंदिया का हाथ पकड़ लिया। बिंदिया ने एक पल को अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर फिर उसकी उंगलियों ने रमेश की उंगलियों को कसकर पकड़ लिया। वो एक छोटा सा स्पर्श था, लेकिन उसमें एक पूरी बगावत की कहानी थी। उस स्पर्श ने बिंदिया को एहसास दिलाया कि वो एक खूबसूरत औरत है, सिर्फ एक बूढ़े मुखिया की जायदाद नहीं। उसके दिल में पहली बार उम्मीद और बगावत के फूल एक साथ खिले थे। एक हफ्ता बीत गया। मुखिया जी को अपनी धोती कुछ तंग महसूस होने लगी। उन्होंने आईने में अपने पेट को देखा और गर्व से मुस्कुराए। उन्होंने अपने नौकर से कहा, देख रहा है, दवा अपना काम कर रही है। ये चर्बी नहीं, जवानी की ताकत है, मसल बन रहे हैं। लेकिन गांव वालों को कुछ और ही दिख रहा था। रमेश ने अपनी दुकान पर एक दिन मजाक में कहा, लगता है मुखिया जी की जवानी कुछ ज्यादा ही फूल रही है। चेहरे पर सूजन नहीं देखी क्या? यह बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। अब लोग मुखिया जी को देखकर डरते नहीं थे, बल्कि मुंह छिपाकर हंसते थे। सूजन का मजाक अब कानाफूसी से निकलकर खुले आम होने लगा था। मुखिया जी को लगता था कि लोग उनकी नई सेहत से जल रहे हैं, पर असल में वो उनकी बेवकूफी का तमाशा देख रहे थे। उनकी इज्जत का गुब्बारा धीरे धीरे हवा खो रहा था और उन्हें इसकी खबर भी नहीं थी। मुखिया भैरू सिन्हा परेशान थे। दवा का असर हो तो रहा था, पर बिंदिया पर क्यों नहीं? वो अभी भी उनसे दूर दूर रहती थी। उन्हें लगा शायद दवा की मात्रा कम है। इस औरत को पूरी तरह से अपना बनाने के लिए एक जोरदार झटके की जरूरत है। उस रात उनके अंदर का लालच और बेवकूफी अपनी हदें पार कर गए। उन्होंने सोचा, अगर कुछ बूंदों से इतना असर हो सकता है तो आधी शीशी से तो कमाल ही हो जाएगा। कल सुबह बिंदिया मेरे कदमों में होगी। ये सोचकर उन्होंने वो सुनहरी शीशी उठाई और एक ही सांस में आधी गटक गए। तरल उनके गले से नीचे उतरते ही उन्हें एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। उन्होंने शीशी को मेज पर रखा और अपनी जीत की मुस्कान के साथ आईने में खुद को देखा। उन्हें लगा जैसे वो कल सुबह एक नए, जवान और ताकतवर आदमी के रूप में जागेंगे। पर वो नहीं जानते थे कि उन्होंने अमृत नहीं, अपनी बची खुची इज्जत का जहर पी लिया है। अगली सुबह जब मुखिया भैरू सिंह की आँख खुली तो उन्हें लगा जैसे उनका शरीर किसी और का है। उनका चेहरा एक बड़े से तरबूज की तरह सूज गया था। आंखें सूजन के कारण मुश्किल से खुल रही थी। उनकी उंगलियां मोटे मोटे सॉसेज जैसी लग रही थी और उनका पेट कुर्ते को फाड़कर बाहर आने को तैयार था। वो आईने के सामने खड़े हुए और उनकी चीख निकल गई। आईने में कोई और ही खड़ा था, एक अजीब सा फूला हुआ इंसान। तभी बिंदिया कमरे में आई। मुखिया को उस हाल में देखकर पहले तो वो चौंक गई, फिर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। उसने मासूमियत से कहा, मुखिया जी,
आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, किसी वैद्य को बुलाऊं? मुखिया गुस्से से चिल्लाए, नहीं, किसी की जरूरत नहीं है। ये जलने वालों की नजर लग गई है, मैं जानता हूँ। बिंदिया समझ गई कि अब ये आदमी बेवकूफी के ऐसे समंदर में डूब चुका है जहाँ से इसे कोई नहीं बचा सकता। उसी पल उसने रमेश के साथ भाग जाने का अपना इरादा पक्का कर लिया। अपनी इज्जत बचाने की आखिरी कोशिश में फूले हुए मुखिया जी पंचायत की बैठक में पहुंच गए। वो चाहते थे कि लोग देखें कि वो अभी भी ताकतवर है, लेकिन जैसे ही वो अपनी हवेली से बाहर निकले, तमाशा शुरू हो गया। उन्हें उस हाल में देखकर पहले तो लोग हैरान रह गए, फिर दबीदबी हंसी की आवाजें आने लगी। कुछ छोटे बच्चे उन्हें देखकर चिल्लाने लगे, देखो देखो, फुग्गा मुखिया, गुब्बारे वाला मुखिया। ये सुनकर मुखिया जी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। बच्चे तालियां बजाकर उनका मजाक उड़ाने लगे। जो लोग कल तक उनके सामने सिर झुकाते थे, आज वो मुंह फेरकर हंस रहे थे। उनकी दशकों की कमाई हुई इज्जत और डर एक ही सुबह में हवा हो गए थे। वो पंचायत तक पहुंच ही नहीं पाए और अपमान से जलते हुए वापस अपनी हवेली के पिंजरे में लौट आए। उनकी सत्ता का सूरज आज हमेशा के लिए डूब चुका था। अपनी पूरी दुनिया को बिखरते देख मुखिया ने आखिरी दाव खेलने का फैसला किया। उसने सोचा, मेरा रूप बिगड़ा है पर दवा का असर तो होगा ही। उसने उस रात अपने कमरे को गुलाब की पंखुड़ियों और इत्र की खुशबू से सजाया। वो बिंदिया को अपनी मर्दानगी का आखिरी सबूत देना चाहता था। वो अपने सूजे हुए शरीर के साथ बिस्तर पर बिंदिया का इंतजार करने लगा, एक शिकारी की तरह। घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, बिंदिया नहीं आई। आधी रात को एक नौकर घबराता हुआ कमरे में आया। उसकी सांसें फूली हुई थी। उसने डरते हुए कहा, मालिक, बिंदिया बहूजी। बिंदिया बहूजी को गांव के बाहर वाली बस में चढ़ते देखा है। उनके साथ रमेश नाई भी था और उनके हाथ में 2 बड़े बड़े बैग भी थे। ये सुनते ही मुखिया के कानों में सन्नाटा छा गया। गुलाब की पंखुड़ियाँ अब उन्हें कांटों की तरह चुभ रही थी। वो फूला हुआ आदमी अपने सजे हुए बिस्तर पर अकेला रह गया, पूरी तरह से हारा हुआ। महीने बीत गए। मुखिया भैरू सिंह की सूजन तो उतर गई, पर उनके गुरूर की हवा हमेशा के लिए निकल गई। अब वो अपनी बड़ी सी हवेली के आंगन में अकेले चुपचाप बैठे रहते। उनकी मूंछों में अब ताव नहीं था और उनकी आंखों में कोई रौब नहीं था। वो एक खाली बर्तन की तरह हो गए थे, जो बस बचता था पर अंदर से खोखला था। गांव में अब उनकी नहीं, एक नई कहानी की चर्चा थी। गांव के उसी बरगद के पेड़ के नीचे रमेश की दुकान अब पहले से भी ज्यादा चलती थी। अब वो सिर्फ नाई नहीं था, वो गांव का हीरो था। वो अपनी कुर्सी पर बैठे ग्राहकों को बड़े चाव से फुग्गा मुखिया की अमर कहानी सुनाता। हर कोई ठहाके लगाकर हंसता। भैरू सिंह ने जवानी खरीदनी चाहिए थी, पर बदले में अपनी इज्जत बेच दी। और बिंदिया और रमेश ने बिना एक पैसा खर्च किए अपनी आजादी और मोहब्बत दोनों खरीद ली थी। कहानी का असली सौदागर तो कोई और ही निकला। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।